तो चलिए साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार आयोग ने नोटिफिकेशन में क्या दिया है और बच्चों से क्या डिमांड की गई है। क्योंकि जब हम फॉर्म डालते हैं तो हमारे पास वो सभी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो नोटिफिकेशन हमसे डिमांड करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा का ये नोटिफिकेशन है और इसमें सबसे पहले जो दिया गया है वो वैकेंसी के बारे में दिया गया है। सारणी 1 में देखेंगे 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले कुछ डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं यानी कि विभाग दिए गए हैं और इस विभाग के बाद इसमें दूसरा कॉलम है वेतनमान का कि कौन सा लेवल है इस पद के लिए। इसके अलावा आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। साथ ही साथ इसमें दिया गया है महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या है ना, और फिर सामने कुल पद दिए गए हैं। और इसके अलावा फिर स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो पद हैं वो दिए गए हैं, दिव्यांगों के लिए पद हैं और उनके सामने फिर आयु के बारे में बता दिया गया है कि इस पद के लिए, इस वैकेंसी के लिए न्यूनतम आयु आपकी क्या होनी चाहिए है ना, उसके बारे में। देखिए आपके सामने सबसे पहले कॉलम में तो क्रम संख्या लिखी गई है यानी कि क्रमांक क्या है। तो पहले में है अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा की ये वैकेंसी है। लेवल 9 में आती है। इसमें अगर मैं बात करूं अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 80 वैकेंसी है, जिसमें 28 वैकेंसी महिलाओं के लिए है ना, जनरल महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS के लिए 20 वैकेंसी है यानी कि पुरुष टोटल, और 20 में से 7 वैकेंसी किसके लिए हो गई, 7 महिलाओं के लिए हो गई यानी कि 13 वैकेंसी लड़कों के लिए यानी कि पुरुषों के लिए। ऐसे ही आगे तक है ना। और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 6 वैकेंसी है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करता हूँ तो 200 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 67 वैकेंसी किसकी हो जाती है, महिलाओं के लिए दे दी जाती हैं। ठीक है, 4 वैकेंसी इसमें स्वतंत्रता सेनानी के जो पोती पोती नाती नातिनी ये हैं इनके लिए हैं। इसके अलावा दिव्यांग हैं जिनके पास V1 का सर्टिफिकेट है उसके लिए 2 हैं, DD का है उसके लिए 2, OH के लिए 2 और MD के लिए 2 ही है। ठीक है, न्यूनतम आयु इसमें 22 वर्ष इसमें मांगी गई है। ठीक है, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर बच्चा ख्वाब देखता है कि वर्दी पहनने का, पुलिस विभाग ज्वाइन करने का, पुलिस उपाधीक्षक बिहार पुलिस सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा, ये DSP रैंक है ना, DSP रैंक पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, ये जो हमारे पुलिस अधीक्षक होते हैं यानी कि जिले के जो कप्तान होते हैं उनसे नीचे की दूसरी रैंक है। जो पुलिस अधीक्षक होते हैं उनसे नीचे होते हैं कौन, एडिशनल SP, और एडिशनल SP के नीचे आते हैं आप यानी कि पुलिस उप अधीक्षक है ना। देखिए ये भी लेवल 9 की भर्ती है। इसमें 52 पद हैं जनरल के लिए, जिसमें से 18 महिलाओं के लिए बहुत अच्छे पद हैं। टोटल पद की मैं बात करता हूं तो 136 वैकेंसी हैं इसमें, जिसमें महिलाओं के लिए 43 वैकेंसी दी गई है। और इसमें न्यूनतम आयु जो आपकी दी गई है वो 20 वर्ष दी गई है। याद रखेंगे इसमें विकलांग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि पुलिस विभाग में अगर आपका फिजिकल यानी कि आपका फिजिकल सही नहीं है, आपका मेडिकल सही नहीं है तो आपको लिया नहीं जाएगा। यानी कि जो भी बच्चा वर्दी पहनने का सपना रखता है वो फिजिकल और मेडिकल फिट होना चाहिए, ध्यान रखेंगे है ना। इसके अलावा जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा गृह विभाग विशेष शाखा, लेवल 9 की वैकेंसी है। इसमें टोटल पद 12 हैं, महिलाओं के लिए 2 हैं और न्यूनतम आयु 20 वर्ष इसमें दी गई है। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये आप इसमें पद देखते चले जाएंगे, साइड में न्यूनतम आयु है। ठीक है, अगर एक एक विभाग के बारे में बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, समझ लें। इसमें आपके लगभग 24 पद, हाँ इसमें 24 विभाग दिए गए हैं और 24 विभाग में हम कह सकते हैं कि टोटल 1945 पद दिए गए हैं। 1945 पद हैं 24 विभागों में, जिसमें महिलाओं के लिए 609 पद दिए गए हैं आरक्षण। ठीक है, रिजर्व कर दिए हैं महिलाओं के लिए 609 पद, टोटल हैं 1945। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सारणी क्रमांक 2। सारणी क्रमांक 2 देखिए, सारणी क्रमांक 2 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग की है। ये भी लेवल 9 के
पद हैं। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो महिलाओं के लिए भी दिए गए हैं, और ऊपर आप देख रहे होंगे इसमें ऊपर क्लियरली दिखा गया, मेंशन किया गया है कि हर एक कैटेगरी के लिए, है ना। टोटल यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व के लिए 10 हैं, तो महिलाओं के लिए 4 पद हैं, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल इसमें महिला के लिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। टोटल पद 12 हैं, और 12 पदों में टोटल हम कह सकते हैं कि 4 पद महिलाओं के लिए हैं, ठीक है, ये है। और न्यूनतम आयु की अगर मैं बात करता हूँ तो 21 वर्ष है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पूरी जानकारी आप लेना चाहें तो इस पर शो हो रहा है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे पेजेस है, पढ़ना थोड़ा संभव नहीं है क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना, इसलिए संभव नहीं है, अन्यथा पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमको इम्पोर्टेंट चीज़ ही इसमें से निकालनी है जो हमारा नोटिफिकेशन है। इसके अलावा एक चीज़ हम और देखेंगे, और वो चीज़ ये रहेगी हमारे लिए कि रिक्त पदों की संख्या बढ़ घट भी सकती है। जो आपके पद हैं 1947 पद तो आपके फर्स्ट सारणी के हो गए, और 12 पद आपके किसके हो गए, दूसरी सारणी के हो गए। टोटल पद 1957 है ना। इसमें पद कभी बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ये भी ठीक है, याद रखेंगे। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पालियों एवं 1 से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। यानी कि ये डिपेंड करेगा कि आपके इस वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं। अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, है ना, तो आपके 1 से अधिक पालियों में और 1 से अधिक सेट में इसका पेपर होगा। और कम भरे जाएंगे तो 1 में ही हो जाएगा, इसमें एक क्लियरली कहा गया है। इसके अलावा आगे बोला गया है कि ऑनलाइन आपके जो आवेदन पत्र होंगे वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, यानी कि आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम शैक्षिक योग्यता की, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। 2 तरह की आपकी वैकेंसी है ना, 2 तरह की, तो दोनों तरह में इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या मांगा गया है, आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर इसके समतुल्य यानी कि समान कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए, सिर्फ ये इसमें डिमांड की गई है इसके, है ना। इसके अलावा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो, और इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो गृह विज्ञान हो या फिर मनोविज्ञान हो या फिर समाजशास्त्र हो या फिर श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। यानी कि आपने जो भी योग्यता आपके पास है, चाहे स्नातक की हो या फिर स्नातक के बराबर की आपकी कोई भी डिग्री हो, उसकी संपूर्ण जानकारी आप फॉर्म भरते समय आपको देनी होगी, ठीक है, ये इसमें कहा गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आपके पास स्नातक हो या फिर इसी के समतुल्य यानी किसी के बराबर आपके पास कोई और डिग्री हो, और साथ ही साथ आपके पास एक वैकल्पिक विषय आपको लेना पड़ेगा। अगर आप वैकल्पिक विषय आप नहीं लेते हो तो आपकी दावेदारी क्या होगी, मान्य नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको अपना प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना पड़ेगा, आप जिस भी कैटेगरी से हैं और जिस कैटेगरी के आधार पर आप आरक्षण लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम फॉर्म भरते समय आरक्षण का दावा ना करें और बाद से हम आरक्षण लें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको फॉर्म सबमिट करते समय ही आपको आरक्षण के लिए कहना पड़ेगा कि हाँ हमको आरक्षण चाहिए, है ना, इसमें यह कहा गया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। देखिए,
जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, अगर हम अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के जब हम होते हैं, यानी कि जैसे अब बिहार की ये वैकेंसी है बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं और आप इन राज्यों में किसी से भी हैं या भारत के किसी भी राज्य से हैं बिहार को छोड़कर, वहाँ पर आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप अगर बिहार में फॉर्म डालोगे तो आपको वो जर्नल में ही काउंट किया जाएगा, आपको वहाँ आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यही इसमें कहा गया है। यहाँ आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, यानी कि परमानेंट बिहार का ही उनका मूल निवास है। ठीक है, चलिए आगे इसमें कहा गया है उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवास आपको सबमिट करना पड़ेगा कि हम बिहार राज्य में हैं, बिहार राज्य के इस ज़िले से हम बिलोंग करते हैं और इस ज़िले के इस तहसील से या फिर इस ब्लॉक से या फिर इस गांव से हम बिलोंग करते हैं। आपको ये मूल निवास के आधार पर आपको बताना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 4, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप एससी से आते हैं या फिर आप एसटी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और स्थायी मूल निवास यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपका जमा करना आपको ज़रूरी होगा कि आप बिहार राज्य में कहाँ से निवास करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पर निवास करते हैं। ये किसके लिए है? एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। चलिए अगला पॉइंट है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पता से निर्मित होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यानी कि वह महिला जो मैरिड है और आरक्षण लेना चाहती हैं और वो क्रीमी लेयर में नहीं आती तो उनको क्या देना पड़ेगा? क्रीमी लेयर रहित, यानी कि वो ऐसा प्रमाण पत्र जो ये कहे कि ये क्रीमी लेयर में नहीं आती है और उसमें उनकी जो डिटेल होगी उनके नाम के साथ में उनके पिता का नाम होना चाहिए, ना कि फादर का नाम, और साथ में उनका पता यानी कि एड्रेस भी उसमें डला हुआ होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी कि जब आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेकर जाने होंगे। अगर आप नहीं लेकर जाते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये इसमें क्लियरली मेंशन है। ठीक है, आगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में निम्नानुसार 10% आरक्षण दिया होगा। यानी कि इसमें कहा गया है, क्लियरली मेंशन है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए टोटल वैकेंसी का 10% इसमें दिया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट है किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप किसी प्रकार की त्रुटि या गलती कर देते हो फॉर्म भरते समय है ना, तो आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते, इसमें क्लियरली कहा गया है। इसके अलावा आरक्षण कोटि निम्नवत है, यानी कि अगर आप अनारक्षित हैं यानी कि अनरिजर्व्ड हैं तो आप यूआर कैटेगरी आपकी हो जाएगी और इसको कोटि कोड दिया गया है 01। ऐसे ही अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं यानी कि बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आपका इसमें कोटि कोड दिया है 05, है ना, 05। इसी तरह से आपके सभी इसमें जातियों के लिए कोड बनाए गए हैं। ठीक है, वो देख लेंगे। आगे है दिव्यांगों यानी कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में निम्नानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। यानी कि अगर कोई डिसेबिलिटी है यानी कि कोई दिव्यांग है, विकलांग है ना, तो उसके क्या होगा, उसके 4% उसको आरक्षण दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। यानी कि बहुत सारे प्रमाण पत्र जो विकलांग के लिए ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं यानी कि नॉन परमानेंट होते हैं, वो कुछ ही समय के लिए, महीनों के लिए, साल के लिए उनको दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो कुछ समय के लिए दिए गए हों और वो क्या हो जाते हैं,
वो एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आपका एक्सपायर है तो मान्य नहीं होगा, आपको रिन्यू कराना ज़रूरी होगा, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, आगे आगे बढ़े। महिलाओं के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में निम्नानुसार 35% का आरक्षण है, ये भी ध्यान रखें महिलाओं के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए कितना है, 35% का आरक्षण है। स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, यानी कि सेंटर से जिनको पेंशन मिलती है, उनके पोता पोती नाती नातनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में निम्नानुसार 2% का क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बहुत सारी चीज़ें इसको आप पढ़ सकते हो। आगे उम्र सीमा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर एक बच्चा इसकी उम्मीद रखता है कि कुछ फ़ायदा मिल जाए उम्र में, है ना, हर एक बच्चा। तो उम्र सीमा जान लेते हैं। दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम यानी कि कम से कम उम्र सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम अनारक्षित पुरुष यानी कि यूआर के लिए 37 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। जब हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख रहे थे तो उसमें सबसे लास्ट का जो पॉइंट था वो एज का ही था, वहाँ से आप उसमें क्लियर कर सकते हैं ना। आगे आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या फिर समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी, यानी कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसके आधार पर आपकी जन्मतिथि मान्य होगी। जो आपकी मार्कशीट यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी जो एज डली हुई है उसी के आधार पर आपकी एज मानी जाएगी, वहीं से आपकी एज ठीक है होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखते हैं। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है, जो बिहार क्या है, बिहार में सरकारी सेवक हैं उनके लिए। ठीक है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उनके द्वारा अब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। यानी कि इसमें क्लियरली आप समझ सकते हो कि आपको जो बीपीएससी कहता है कि आपको केवल 5 ही चांस दिए जाएंगे, है ना। अगर आप 5 चांस आप पूरे कर चुके हैं तो आपको क्या होगा, आपको इसमें आयु की छूट नहीं दी जाएगी। किसके लिए, सरकारी सेवकों के लिए जो बिहार राज्य से हैं, है ना, उनके लिए। अगर आपने 5 चांस आपके नहीं हुए तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा आपको रिजर्वेशन कह सकते हैं हम कोटा दिया जाएगा। इसके अलावा आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ के देखते हैं पॉइंट नंबर 7। निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, है ना, उस समय या फिर इंटरव्यू के समय आपको लेकर जाने पड़ेंगे। मैं कह देता हूँ ना, क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि मूल प्रमाण पत्र जो होंगे आपको लेकर जाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है शारीरिक क्षमता। ठीक है, फिजिकल पे आ जाते हैं। ठीक है, फिजिकल पे ठीक, उम्मीदवार स्वस्थ होना चाहिए, मेडिकल है ना, मेडिकल। उम्मीदवार स्वस्थ होना चाहिए, सुगठित शरीर वाला होना चाहिए और सक्रिय हो। ठीक है, तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्य का भली भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाया जाता है, नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी उम्मीदवार होगा, वो स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल हट्टा कट्टा शरीर वाला होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव वो बंदा होना चाहिए। अगर जब आपका मेडिकल होगा, अगर उसमें किसी प्रकार के आपको दोष पाया जाता है, कोई बीमारी पाई जाती है, ठीक है, चिकित्सा बोर्ड के द्वारा इसको प्रमाणित किया जाएगा आपकी बीमारी को। अगर चिकित्सा बोर्ड ये कहता है कि आप में कोई कमी है, कोई बीमारी है, आप उस शर्त को फॉलो नहीं करते हो, उस शर्त पर खरे नहीं उतरते हो जो बोर्ड चाहता है, यानी कि बीपीएससी चाहता है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको चुना नहीं जाएगा नियुक्ति के लिए। ठीक, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट शुल्क का देख लीजिए, यानी कि फीस क्या लगेगी। अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा 17वीं CCE CDPO के लिए बायोमेट्रिक फीस आपकी 200 रुपये लगेगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो UR कैटेगरी है यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए बच्चों के लिए 600 रुपये फीस है। जो बिहार राज्य, केवल बिहार राज्य से हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए 150 रुपये फीस लगेगी। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी, चाहे वो आरक्षित हों या फिर अनारक्षित हों, महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपये फीस लगेगी, महिलाओं के लिए ध्यान रखेंगे, है ना।
इसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं 40% से अधिक, या तो 40% हैं या फिर उससे अधिक हैं, तो उनके लिए 150 रुपये फ़ीस है। और इसके अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये फ़ीस लगेगी। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखें एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा संरचना के बारे में देख लेते हैं, यानी कि परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी भाग 1। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी आपकी प्रतियोगी परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय में होगी, और ये सभी जो प्रश्न इसके आएंगे ये ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि वैकल्पिक होंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे की होगी और कुल 150 प्रश्न इसमें होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, वो कितनी होगी, 1/3 की होगी। यानी कि अगर आपके 3 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आपका 1 सही भी गलत माना जाएगा, इसका ये कहना है। इसके अलावा अगला पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट नंबर 3, प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी। यानी कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लोगे, अगले स्टेप के लिए मुख्य परीक्षाओं के लिए कितना वैकेंसी का टोटल पदों का 10 गुना इसमें मुख्य परीक्षा के लिए क्या होगा, बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ के देखें सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति यानी कि SC एंड ST महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त यानी कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। न्यूनतम कम से कम इतना अंक लाना आवश्यक है, अगर इससे कम लाते हो तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे इस प्रतियोगी परीक्षा से, है ना। अगर देखिए मेरिट लगती है वो तो 40% अगर आप लाते हो तो उससे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें शर्त रख दी गई है, अगर आप 40% से कम लेकर आते हो तो आपको ऑटोमेटिक बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप 40% या उससे अधिक लेकर आते हो तो आपको मेरिट में आने का आपका चांस बनता है, ठीक है। हर एक कैटेगरी के लिए बहुत लगाया है। इसके अलावा दूसरा है मुख्य लिखित परीक्षा भाग 2, इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे क्रम संख्या 1, वो है 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, है ना। इसमें आपका अनिवार्य विषय और विषय कोड, एक साइड में वैकल्पिक विषय और वैकल्पिक विषय के लिए विषय कोड, ठीक है। चलिए अब देखें आगे, एक बार फिर बता दूं 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट इसमें होगा कि आपकी सामान्य हिंदी आएगी जो 100 अंक की होगी। इस विषय में 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होगा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जो 300 अंक का होगा। फिर सामान्य अध्ययन, ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा जो कि 300 अंक का होगा, और निबंध होगा ये भी 300 अंक का होगा। कह सकते हैं हम कि 1000 नंबर का आपका ये दूसरा पेपर होगा, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक, ठीक है, 100 अंक निर्धारित होगा जिसके लिए, ठीक है। और MCQ प्रश्न होंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी कि या तो कृषि विज्ञान या फिर पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, किसी एक में से आपको एक विषय का आपको चयन करना पड़ेगा जो 100 मार्क्स का होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखते हैं। और इसमें बहुत सारे विषय हैं जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, मानव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, विधि, प्रबंध और गणित, ऐसी बहुत सारे हैं और उनके सामने कोड दिए गए, वो भी आप देख लेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, ठीक है, क्रमांक नंबर 2, यह है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए है। इसमें अनिवार्य विषय की बात करते हैं तो सामान्य हिंदी है 100 अंक। इसके अलावा इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। सामान्य अध्ययन है प्रश्न पत्र 2, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र है ना। इसके देखिए जो ये 100 होंगे इसमें 30% लाना है, और इसके अलावा जो सामान्य अध्ययन का होगा आपका ये प्रथम है और सामान्य अध्ययन का 2, यानी कि 2 पेपर होंगे सामान्य अध्ययन के जो कि 300 नंबर के होंगे, है ना। इसके अलावा फिर वही विषय है कि आपको किसी एक विषय का आपको चयन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ के देखेंगे प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा,
ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो प्रारंभिक आपकी परीक्षा होगी उसमें जो भी पास कर लेंगे तो दूसरी परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र अलग से भरवाए जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। इसके अलावा एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है, एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, इनमें से किसी एक विषय का चयन करना होगा। ठीक है, किसके लिए है ये, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए है। आगे बढ़े, आगे बढ़ के देख ले, आपका जो प्रश्न पत्र होगा 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, इसके अलावा सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी यानी कि देवनागरी या फिर अंग्रेजी या फिर उर्दू लिपि में किसी एक में दिया जाएगा। इसके अलावा आप किसी और भाषा में नहीं दे पाओगे। ठीक है, केवल इन्हीं 2-3 भाषाओं के लिए आपको छूट दी गई है। आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखें, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं हम कि जब आप दोनों यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास कर लोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, जो मुख्य परीक्षा जितने पास करेंगे, यानी कि जो आपके वैकेंसी है उसका 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे इसमें कहा गया व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि भाग 3। ठीक, अब ये 120 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए, व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाली मेधा सूची में शामिल नहीं होंगे। यानी कि अगर कुछ बच्चे ऐसे सोच लें कि हमने बहुत अच्छा स्कोर पहले ही कर लिया है, हम इंटरव्यू में शामिल नहीं होंगे, तो उनको क्या हो जाएगा, उनको फाइनल मेरिट में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़े, स्वास्थ्य परीक्षण की बात कर ले। स्वास्थ्य परीक्षण की बात यह है कि एक बोर्ड गठित होगा, चिकित्सक बोर्ड, और उसी के द्वारा आपकी क्या होगा, आपका मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, मेधा सूची की अगर हम बात करें तो 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा सूची 900 अंक की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन पहला पेपर 300 अंक, दूसरा पेपर 300 अंक और निबंध 300 अंक, टोटल 900 अंक हो गए। और 120 मिलेंगे आपके साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के। टोटल 1020 अंक पर आपकी क्या लगेगी, फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है, ऐसे ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए है, जो आपकी मुख्य परीक्षा में क्या है, 900 अंक का है। सामान्य अध्ययन जो पहला पेपर है 300 अंक का और दूसरा है 300 अंक का। ठीक है, और उसके अलावा एक ऐच्छिक यानी कि जो आप अपने द्वारा खुद अपनी इच्छा अनुसार कोई विषय रखते हैं तो उसका 300। ठीक है, हो गए कितने, 900। इसके अलावा 120 अंक आपके किस चीज़ के हो गए, इंटरव्यू के हो गए। टोटल इसमें भी 1020 के आधार पर ही आपकी मेरिट लगेगी। ठीक है, फाइनल। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि, यानी कि ऑनलाइन डेट कब है, 28/9/2024। आपकी जो ऑनलाइन 28/9/2024 से ऑनलाइन हो जाएंगे, जो चलेंगे 18/10/2024 तक। ठीक है, अंतिम तिथि 18/10/2024। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ के देखेंगे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी आपको क्या कार्यालय में भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्लियरली कहा गया है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों के सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि वहाँ एक कॉलम दिया गया होगा कि आप यहाँ PDF अपलोड करें, तो वहाँ आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ अपलोड करने होंगे। ठीक, इसके अलावा विस्तृत निर्देशों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि अभ्यर्थी के पास जो भी वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर जो मौजूद है, यह मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे आप। यानी कि जब आपकी फाइनल मेरिट आएगी तब तक आपकी मेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका रहना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं 2 चीज़ों के माध्यम से आपको हर एक इवेंट की आपको सूचना दी जाएगी। ठीक है, यहीं पर आपको मैसेज के माध्यम से हर एक इसका बताया जाएगा कि इसमें क्या चल रहा है भर्ती में। ठीक है, चलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर याद रखेंगे। आगे बढ़ें,
आगे बढ़ के देखेंगे, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 9297739013 ओनली फॉर क्यूरी रिलेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन से संबंधित आपकी कोई क्यूरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे, ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि आप जब फॉर्म भरोगे तो उसको एडिट नहीं कर पाओगे सबमिट करने के बाद। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ें, आगे बढ़ के देखते हैं और क्या है। चलिए, और इसमें दिया गया है उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली, यानी कि जब उनका शारीरिक परीक्षा होगा तो उसके लिए क्या नियम है वो देख लेते हैं। 21 वर्ष और उससे अधिक के आयु वालों के लिए है कि बिना जूते की उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 62.5 इंच और 65 इंच से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इनके लिए चेस्ट के लिए बोला गया है कि 30 इंच नॉर्मल होनी चाहिए और सांस लेने पर 32 इंच होनी चाहिए, यानी कि 2 इंच का उनका क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए चेस्ट में। ठीक है, 65 इंच और 68 इंच से कम अगर आपकी हाइट है, 65 इंच से ज़्यादा हो और 68 इंच से कम हो तो उनकी जो चेस्ट होगी वो 31 इंच और फुलाव 33 इंच, याद रखेंगे। ऐसे ही 68 इंच अगर आपकी हाइट है और 70 इंच से कम है तो 32 इंच आपकी सांस छोड़ने के बाद यानी कि नॉर्मल और 34 इंच आपकी सांस लेने के बाद यानी कि चेस्ट की फुलाव। ठीक है, ऐसे ही अगले दोनों पॉइंट हैं, ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ के देखते हैं इसमें क्या कुछ बाकी रह गया है क्या। देखिए, इसमें कुछ आइज़ के लिए बताया गया है कि आँखों के लिए चश्मा रहित दूरदृष्टि 6/24 और खराब आँख 6/24, अच्छी आँख है ना। ठीक है, तो वो सब देख लेंगे, इसमें ये दिया गया है। और इसके लिए चश्मा लगाने पर अच्छी आँख 6/6 होनी चाहिए, खराब आँख 6/9 होनी चाहिए, ये भी इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो यही था आपका नोटिफिकेशन और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने इसमें जान चुके हैं।